नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हम लोग मई माह के करंट अफेयर न्यूज को पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में 1 मई से 5 मई तक के लगभग सभी महत्वपूर्ण न्यूज को डिस्कस किया था, जो कि एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट था। तो आप लोग उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम लोग इस वीडियो में 6 मई से 10 मई तक के लगभग सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज को समझेंगे, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो सके। और वीडियो के अंत में आरोग्य सेतु ऐप के प्रावधानों को भी समझेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला न्यूज है, भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन समुद्र सेतु। आइए हम लोग ये जानते हैं कि ये क्या न्यूज है, क्यों न्यूज में था। 5 मई 2020 को भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। भारतीय नौसेना के अनुसार मालदीव और यूएई में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए नौसेना के 3 युद्धपोतों को रवाना किया गया है। इन युद्धपोतों में आईएनएफ जलाफ, आईएनएफ मगर और आईएनएफ शार्दुल शामिल है। तो इसमें से आईएनएफ जलाफ इम्पोर्टेंट है, आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आईएनएफ जलाफ को पहले यूएसएस ट्रेंटन के नाम से जाना जाता था। यूएसएस ट्रेंटन को 2006 में अमेरिका से खरीदा गया था। खरीद के बाद जहाज का नाम आईएनएफ जलाफ रखा गया था। संस्कृत में जलाफ का अर्थ होता है दरियाई घोड़ा। आईएनएफ जलाफ एक उभयचर युद्धपोत है। नेक्स्ट न्यूज है, झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई 3 योजनाओं के बारे में। झारखंड सरकार ने हाल ही में 3 कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो निवासी श्रमिकों और बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने पर केंद्रित है। इन 3 योजनाओं को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि नरेगा के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार किया गया है। ये 3 योजनाएं हैं, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोटो हो खेल विकास योजना। हमने इन तीनों योजनाओं के बारे में विस्तार से एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज, रूस द्वारा लॉन्च किया गया आर्कटिका एम उपग्रह के बारे में है। रूस की एक एरोस्पेस कंपनी की हालिया घोषणा के अनुसार रूस आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। रिमोटिंग सेंसिंग उपग्रह आर्कटिका एम से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों की मौसमी संबंधी स्थितियों पर नजर रखी जाएगी और यह सटीक मौसम पूर्वानुमानों में सहायता करेगा। ध्रुवीय में जलवायु परिवर्तन अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, आइए इसके बारे में जानते हैं कि ध्रुव के ऊपर क्यों इतना रिसर्च करना महत्वपूर्ण है। ध्रुवीय बर्फ तेजी से घट रहा है। जैसे जैसे किसी भी स्थान पे बर्फ हटता है तो वहां पे मीथेन रिलीज होता है और जलवायु परिवर्तन में योगदान करता है। मतलब मीथेन का जब लेवल जलवायु में बढ़ जाएगा तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग ये सब का खतरा बन जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र की बर्फ आने वाली सौर विकिरण को परावर्तित करती है। अगर वहां पे बर्फ रहेगा ही नहीं तो सौर विकिरण जो आएगा वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो परावर्तित हो नहीं पाएगा। तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये ग्लेशियर लगातार पिघलता जाएगा, जिससे महासागर में अधिक उष्मा बढ़ेगी और महासागर का वाटर लेवल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से रिलेटेड है। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है, जिसमें अमेरिकी गैर लाभकारी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद ने फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। भारत के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद उन्हें कश्मीर में विरोध प्रदर्शन, कर्फ्यू और झड़प की उत्कृष्ट फोटोग्राफी के लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। एसोसिएटेड प्रेस के लिए यह 54वां पुलित्जर पुरस्कार है। पिछले साल इस एजेंसी ने कहानियों, तस्वीरों और वीडियो श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता था। तो आइए हम लोग पुलित्जर पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1917 से हंगरी मूल के अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्र, नाटक, संगीत और पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाले पुलित्जर पुरस्कार प्रतिवर्ष कुल 21 श्रेणियों में दिया जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र और $10,000 की नगद राशि दी जाती है। 21वीं श्रेणी के विषय लोक सेवा से संबंधित पत्रकारिता के लिए स्वर्ण पदक दिया जाता है। आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। रूस ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मन पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से सम्मानित किया है। आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम में कि 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो
IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को। आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज गरुड़ पोर्टल से रिलेटेड है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गरुड़ नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। गरुड़ का पूर्ण स्वरूप गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीज यूजिंग ड्रोन्स है। गरुड़ पोर्टल कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। नागरिक विमानन निदेशालय नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में, नागरिक उड्डयन मतलब सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक नियामक संस्था है जो हवाई सुरक्षा, दुर्घटना आदि मामलों की जांच करती है। यह भारत के भीतर विमान परिवहन सेवाओं के विनियमन और सिविल विमान विनियमन, विमान सुरक्षा तथा अन्य योग्यता मानकों के प्रवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से रिलेटेड है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से की गई थी। इस योजना के तहत हर 2 वर्ष के अंतराल पर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जाते हैं। ये कार्ड किसानों को मृदा स्वास्थ्य और इसकी उर्वरता में सुधार के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा के साथ साथ किसानों को मिट्टी की पोषक स्थिति की जानकारी प्रदान करता है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए सुरक्षित दादा दादी व नाना नानी अभियान शुरू किया गया है। मतलब कि नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया गया है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस से रिलेटेड है जो कि 7 मई को मनाया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO ने 7 मई 2020 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। BRO देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी सरकारी संगठन है। आइए हम लोग BRO के बारे में जानते हैं। BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन भारत के सीमांत क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का निर्माण तथा प्रबंध करता है। यह संगठन अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी अधोसंरचना निर्माण कार्य करता है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज 2020 के फोर्ब्स से रिलेटेड है, मतलब कि इंडिया में कौन से व्यक्ति सबसे अमीर हैं 2020 में, उससे रिलेटेड है। तो हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस सूची में रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा है और वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में बीते वर्षों में 13.2 बिलियन डॉलर की कमी आई है, किंतु इसके बावजूद भी वे पहले स्थान पर मौजूद है। भारतीय व्यवसायी राधा कृष्णन दमानी 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इराक की संसद ने पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफा खदमी को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मतलब कि इराक के अब नए प्रधानमंत्री कौन है, तो मुस्तफा खदमी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये अब हम लोग लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में समझते हैं। यह संसदीय समिति है जो भारतीय सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। इसकी स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1967 तक इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल यानी कि जो रूलिंग पार्टी होता था उसके किसी एक व्यक्ति होते थे, जबकि 1967 के बाद इसका अध्यक्ष विपक्ष से होता है। मतलब कि जो विपक्ष में अपोजिशन पार्टी जो होता है उससे कोई एक मेंबर होता है। केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं और यह एक अस्थायी समिति है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज बैसाख से रिलेटेड है, बैसाख पूर्णिमा से रिलेटेड है। तो बैसाख पूर्णिमा 7 मई को मनाई गया है। इसी दिन 630 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बैसाख के दिन ही बुद्ध का निधन भी हुआ था और बैसाख के दिन ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि बैसाख पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है। इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था और बुद्ध जी का निधन हुआ था और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। भारत सरकार ने शुरू किया वंदे भारत मिशन। तो आइए हम लोग वंदे भारत मिशन के बारे में जानते हैं। भारत ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया। मिशन को सबसे बड़े निकासी अभ्यास में से एक माना जा रहा है। वंदे भारत मिशन का उद्देश्य दुनिया भर में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाना है।
इस मिशन के तहत निकासी के दौरान चिकित्सा आपात स्थिति का सामना करने वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं, छात्रों, बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा मिशन में उड़ान से पहले मेडिकल स्क्रीनिंग की भी सुविधा की गई है। संपूर्ण वंदे भारत मिशन का नेतृत्व एयर इंडिया द्वारा किया जा रहा है, जो कि भारत की सरकारी एयर एजेंसी है। तो आप लोग समुद्र सेतु और वंदे भारत मिशन से कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। समुद्र सेतु मालदीव और यूएई के लिए चलाया गया था, और वंदे भारत के बाहर फंसे जितने भी लोग हैं उनको भारत वापस लाने के लिए चलाया गया है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज ईरान से रिलेटेड है। ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा की शुरुआत की है। ईरान सरकार हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय लिया है। ईरानी मुद्रा की इकाई रियाल है। ईरानी सरकार के अनुसार एक टोमन 10,000 रियाल से मिलकर बनता है, मतलब कि एक टोमन बराबर 10,000 रियाल है। घेरन एक अन्य मुद्रा इकाई है। 100 घेरन से एक टोमन बनता है, मतलब एक टोमन बराबर 10,000 रियाल और एक टोमन बराबर 100 घेरन। टोमन बनाने के लिए पुराने करेंसी नोटों में से 4 सोने को हटा दिया गया है, लेकिन रियाल अभी भी वैध रहेगा। आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज विशाखापट्टनम में गैस त्रासदी से रिलेटेड है। तो विशाखापट्टनम, जिसे वाइजैक भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ। विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टायरीन गैस लीक हुई। इस त्रासदी में लगभग 11 से 12 लोग की मृत्यु हो गई थी। हमने इस टॉपिक पे भी अलग से अच्छे से विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सारे प्रावधानों को अच्छे से डिस्कस किया है कि पॉलीमर प्लांट कहाँ की है, स्टायरीन क्या होता है, और मतलब सारे उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज विश्व रेड क्रॉस दिवस से रिलेटेड है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस प्रतिवर्ष लोगों को किसी भी समय कहीं भी मदद करने के लिए दुनिया भर के अधिकारियों और स्वयंसेवकों के असाधारण योगदान और अविश्वसनीय उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। यह दिन रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक जीन हेनरी डुनेंट और पहले नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता के जन्मदिन की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहले नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो जीन हेनरी डुनेंट थे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज, यूएनईपी ने गुडविल एम्बेसडर के रूप में अभिनेत्री दिया मिर्जा के कार्यकाल को आगे बढ़ाया है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी ने अभिनेत्री दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 तक भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में विस्तारित किया है। दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य के अधिवक्ता भी हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर गुडविल एम्बेसडर फंड जुटाने में मदद करते हैं। इसके अलावा वे किसी मुद्दे के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी कार्य करते हैं। उनकी सेवा की अवधि 2 साल की होती है। दिया मिर्जा ने विट द पॉल्यूशन अभियान में सक्रिय भाग लिया था। विट द पॉल्यूशन अभियान के तहत भारत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्त होने के लिए कार्य कर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विट द पॉल्यूशन अभियान किससे रिलेटेड है, तो विट द पॉल्यूशन अभियान सिंगल यूज प्लास्टिक बैन से रिलेटेड है। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन से रिलेटेड है। आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज सुंदरबन से रिलेटेड है। तो न्यूज है कि सुंदरबन में रॉयल टाइगर की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। तो सुंदरबन डेल्टा जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, विश्व में बाघों का एकमात्र मैंग्रोव वन निवास है। पश्चिम बंगाल वन विभाग के नवीनतम अनुमान के अनुसार बाघों की संख्या 2019-20 में 88 से बढ़कर 96 हो गई है। यह दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। सुंदरबन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। सुंदरबन एक विश्व धरोहर स्थल और रामसर स्थल भी है। IUCN के तहत रॉयल बंगाल टाइगर को लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो आइए हम लोग सुंदरबन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुंदरबन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, जिसके नाम पे इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। तो सुंदरबन का सार्वभौमिक महत्व है और यह दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है। सुंदरबन के मैंग्रोव वन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर बना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सुंदरबन में सबसे ज्यादा किस वृक्ष की बहुलता है, तो सुंदरी वृक्ष के कारण सुंदरबन नाम पड़ा है उसका। सुंदरबन कहाँ पे स्थित है, तो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है और यह ब्रह्मपुत्र, गंगा और डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।
नेक्स्ट न्यूज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस से रिलेटेड है, जो कि 9 मई को मनाया गया है। प्रतिवर्ष यूएनईपी 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस के रूप में यह एक वार्षिक अभियान है जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करता है। इस बार का थीम था पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। आइए अब हम लोग यूएनईपी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये बैक टू बैक 2 न्यूज में आ गया है। तो यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन एवं पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना है। यूएनईपी पर्यावरण संबंधी समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। नेक्स्ट न्यूज कैलाश मानसरोवर के नए मार्ग से रिलेटेड है। तो भारतीय रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया, जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है। इस 80 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण चाइना स्टडी ग्रुप के निर्देशों के अनुसार किया गया है। यह सड़क परियोजना भारत चीन बॉर्डर रोड द्वारा वित्त पोषित है। मतलब कि इस परियोजना के लिए भारत चीन बॉर्डर रोड पैसा दे रही है। बीआरओ द्वारा इस सड़क के निर्माण में बीआरओ का अहम भूमिका रहा है। यह सड़क धारचूला को लिपुलेख से जोड़ती है। आइए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज ओलिव रिडले टर्टल यानी कि ओलिव रिडले कछुए के बारे में। इस वर्ष मार्च महीने में उड़ीसा के समुद्र तट पर लगभग 7,90,000 ओलिव रिडले कछुए अंडे देने के लिए पहुंचे थे, जिनमें से अब लाखों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आए हैं, जिसके चलते उड़ीसा का समुद्र तट इन नन्हे कछुओं से भर चुका है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसे मतलब पूरा जगह कछुओं से सिर्फ भरा पड़ा है। वहाँ ओलिव रिडले समुद्री कछुओं को प्रशांत ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागर के गर्म जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की एक मध्यम आकार की प्रजाति है। यह मांसाहारी होते हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाला विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन IUCN द्वारा जारी रेड लिस्ट में इसे अति संवेदनशील यानी कि वल्नरेबल प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। ओलिव रिडले कछुए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर उड़ीसा के गंजम तट पर अंडे देने आते हैं और फिर इन अंडों से निकलने वाले बच्चे समुद्री मार्ग से वापस हजारों किलोमीटर दूर अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। हमने 6 मई से 10 मई तक के लगभग सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज को अच्छे से समझने का कोशिश किया है। आइए अब हम लोग आरोग्य सेतु ऐप के बारे में समझते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने हेतु आरोग्य सेतु नामक एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप को सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तैयार एवं गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया गया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से संक्रमण व्यक्तियों एवं उपायों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना होगा। और इस ऐप की विशेषता यह है कि यह ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है और साथ ही इसमें देश के सभी राज्यों के हेल्पलाइन नंबर की सूची भी दी गई है। किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के जोखिम का अंदाजा उसकी बातचीत के आधार पर करने हेतु आरोग्य सेतु ऐप द्वारा ब्लूटूथ तकनीक, एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और GPS का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस का संक्रमण है या नहीं, इस ऐप के थ्रू ब्लूटूथ और एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल और GPS का प्रयोग करके पता लगाया जा सकता है। एक बार स्मार्टफोन में इंस्टॉल होने के बाद यह ऐप नज़दीकी के किसी फोन में आरोग्य सेतु के इंस्टॉल होने की पहचान कर सकता है। मतलब कि अगर आपके फोन में ये इंस्टॉल है तो आपके आसपास में कोई और स्मार्टफोन वाले व्यक्ति हैं तो उनके फोन में ये ऐप है या नहीं, ये आपको पता करके बता देगा। यह ऐप कुछ मापदंडों के आधार पर संक्रमण के जोखिम का आकलन करता है। अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 सकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आता है तो यह ऐप निर्देश भेजने के साथ ही ख्याल रखने के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है कि इस संक्रमण से कैसे बचा जाए और इस संक्रमण के व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, और अगर आपको ये संक्रमण होता है तो आपको क्या क्या करना है। इस ऐप का लाभ यह है कि सरकार को कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार के जोखिम का आकलन करने और आवश्यकता पड़ने पर लोगों को अलग रखने में मदद मिलता है। अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं और सारा डिटेल्स आप फुलफिल करते हैं तो वो डेटा सरकार के पास चला जाता है, जिससे सरकार को ये आसानी होता है कि वो आपको आइडेंटिफाई करके आपको अलग कर सके और आपको मॉनिटरिंग कर सके।
ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो आपको क्वारंटाइन कर सके। तो हमने इस वीडियो में 6 मई से 10 मई तक के लगभग सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ को कवर किया है और उसको अच्छे से डिस्कस किया है। उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम भी उससे इंपॉर्टेंट है सबको मैंने अच्छे से डिस्कस किया है और आरोग्य सेतु ऐप के इंपॉर्टेंट प्रावधानों को भी डिस्कस किया है जो जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।